बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स को यूज़ करना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब वो किस तरह होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रोल ऑफ यीस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यीस्ट का जो बायोटेक्नोलॉजी में रोल है ये काफ़ी कॉमन है। ये दोनों एग्जांपल्स पहले आपने बहुत दफ़ा सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है ब्रेड प्रोडक्शन। यीस्ट फर्मेंट शुगर्स इन द डो रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है। और फिर क्या होता है, जो बबल्स बनते हैं वो डो को एक्सपैंड करते हैं, ब्रेड लाइट हो जाती है, एरी टेक्सचर हो जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस रुक जाता है जब डो आपकी कम्प्लीटली बेक हो गई है और यीस्ट इसमें किल हो जाती है, ठीक है। अब इस सब बात का मतलब क्या है, ये हमने काफ़ी पहले छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि यीस्ट को अगर आप ऐड करें ब्रेड में तो क्या होगा कि जो यीस्ट है वो ब्रेड के अंदर की शुगर्स को डाइजेस्ट करने लग जाएगी और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ करेगी, ठीक है। एनर्जी मैंने यहाँ पे ई लिखा है और यहाँ पे लिखा है ई फॉर एनर्जी और एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आपका जब ये सारा प्रोसेस होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, तो उसके बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो जो बबल्स ब्रेड की डो के अंदर प्रोड्यूस होंगे उससे डो एक्सपैंड होगी, ठीक है, फूल जाएगी, फ्लफ़ी हो जाएगी। तो उसकी वजह से आपकी ब्रेड का उस तरह का टेक्सचर आता है जैसा उसका होता है। और ये प्रोसेस जब ख़त्म होता है तो डो बेक हो चुकी होती है, यीस्ट ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। एथनॉल जो आपकी अल्कोहल होती है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है आपकी ब्रेड के अंदर से, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया ब्रेड प्रोडक्शन और ये इससे रिलेटेड इक्वेशन है। अब एथनॉल प्रोडक्शन की भी यही इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आप देखें अगर हम ब्रेड प्रोडक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड से फ़ायदा उठा रहे थे ब्रेड को राइज़ करने के लिए, उसी तरह एथनॉल प्रोडक्शन में हम इस एथनॉल से फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी यीस्ट की, ठीक है। और क्या होगा कि यीस्ट जो है वो शुगर्स को एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वही हुआ यहाँ पे, शुगर है ये, उसको उसने एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 पॉइंट्स यीस्ट के रोल के बारे में है हमारे सिलेबस में, ये आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं जी। वाई आर बैक्टीरिया यूज़फुल इन बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को यूज़ करना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर यूज़ है ना वो होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का क्यों होता है, इसकी ये वजूहात हैं। सबसे पहली बात, इनका रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी रैपिड होता है, यानी कि ये तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो करती है, ठीक है। बैक्टीरिया डिवाइड क्विकली प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम। ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगी बात कि बैक्टीरिया से प्रोडक्ट्स का क्या लेना देना है, उसमें भी हम अभी जाएंगे। लेकिन पहले आप ये समझें कि बैक्टीरिया ही क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। सबसे पहली बात रैपिड रिप्रोडक्शन रेट, दूसरी बात है एबिलिटी टू मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि बैक्टीरियाज जो हैं वो खुद ही प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, एंजाइम्स भी बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। और जब वो ये चीज़ें बना सकते हैं हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद ये हेडिंग भी बेसिकली यही है। इसमें हम पढ़ लेते हैं नो एथिकल कंसर्न्स, ठीक है। जैसे अगर आपने एनिमल से या ह्यूमन से कोई चीज़ बनानी है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, उनकी जीन्स को मॉडिफाई करना है, तो एथिकल कंसर्न्स होंगे। लोग कहेंगे कि भाई ये क्या उल्टी चीज़ें करने लग गई है साइंस, ये कौन सी तरक्की है, ठीक है। तो अगर आप बैक्टीरिया पे करोगे वही काम तो कोई नोटिस नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए फ़ायदा बैक्टीरिया का है कि एथिकल कंसर्न्स नहीं होते कोई, ठीक है। आप बैक्टीरिया की जीन को चाहे जो मर्जी चेंज कर दो, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ तो ऑब्वियसली एथिकली, मोरली गलत बात है ये। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स में। बैक्टीरिया नेचुरली कैरी प्लाज्मिड्स जो कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मिड्स कैन ईजिली एक्सेप्ट एंड रेप्लिकेट फॉरेन जीन्स मेकिंग बैक्टीरिया एक्सेलेंट टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि जो अगर आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, उसमें आपको पता होगा बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो सर्कुलर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होती हैं, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उनका फ़ायदा हमें बायोटेक्नोलॉजी में ये है कि हम उनके अंदर से जीन्स आसानी से निकाल सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वो फॉरेन जीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हम जो जीन उसके अंदर डालना चाहेंगे वो उसको
ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगा और हमारी मर्ज़ी के काम करने लग जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जी यीस्ट का रोल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली। फिर हमने पढ़ लिया कि फ़ायदा क्या होता है, एक तो रैपिड रिप्रोडक्शन रेट है इनका, फिर दूसरा है कि एबिलिटी टू मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हम यूज़ कर पाएंगे, तीसरा एथिकल कंसर्न्स नहीं होते, चौथा कि प्लाज्मिड होता है इनके अंदर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फर्मेंटर्स के ऊपर। फर्मेंटर्स क्या होते हैं? फर्मेंटर्स होते हैं लार्ज टैंक्स which are used to grow bacteria or fungi for mass production of products such as insulin, antibiotics and enzymes। इसका क्या मतलब है? अब फर्मेंटर जो होता है ना, एक बहुत बड़ा टैंक होता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आप बैक्टीरिया या फंगाई को ग्रो करते हैं। बेसिकली आप उनको वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जब आप उनको वहाँ पे रखेंगे तो वो उसके अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी और वो इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्मेंटर्स के अंदर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हम उनको कहीं और रख के क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। जहाँ पे हैं वहाँ पे क्यों नहीं हम उनको करने देते, वहाँ से फिर हम अपने प्रोडक्ट्स ले लिया करें। फर्मेंटर्स में ही हम उनको क्यों रखते हैं? इसकी वजह यह है कि फर्मेंटर्स में आप कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को कंट्रोल अगर आप करेंगे तो उससे आप ज़्यादा एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, समझते हैं इसको। टेम्परेचर पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कंडीशंस टू कंट्रोल, ये फर्मेंटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो पर्पज़ क्या है फर्मेंटर का होता है कि, दूसरा कि कंडीशंस कौन कौन सी कंट्रोल करनी है फर्मेंटर में। सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है ना फर्मेंटर का, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि इट इज़ केप्ट विद इन एन ऑप्टिमल रेंज टू इंश्योर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। टू हाई कैन डीनेचर एंजाइम्स वाइल टू लो स्लोज ग्रोथ। अगर आपने एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या बात हो रही है कि जी टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम रेंज में रखते हैं ताकि ज़्यादा हाई ना हो, ज़्यादा लो भी ना हो। ज़्यादा हाई होगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, ज़्यादा लो होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के पास, तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आपने इनको फर्मेंटर्स में ना रखा होता, कहीं ऐसी जहाँ पे नॉर्मली वहाँ रखा होता, हाँ आपके कंट्रोल में तो नहीं है, गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दी ज़्यादा होगी, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है ना। अगर जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, प्रोडक्ट कम मिलेगा। ऐसे ही ज़्यादा सर्दी में भी प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो फर्मेंटर में रखने का पहला फ़ायदा तो ये है कि आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जब हम पढ़ लें तो उसके बाद मैं फर्मेंटर की कोशिश करूँगा एक डायग्राम भी दिखा दूँ। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ ली है टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ताकि हम ऑप्टिमम और एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकें। दूसरी चीज़ है पीएच। ये भी वैसे ही सिंपल वही सीन है कि हम पीएच को एडजस्ट करते हैं ताकि स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड सेल ग्रोथ हमारे पास रहे, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच भी हमने पढ़ा था एंजाइम्स में कि पीएच भी टेम्परेचर की तरह हमने ज़्यादा हाई भी नहीं रखना, ज़्यादा लो भी नहीं रखना, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखना है। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से पीएच को एडजस्ट करेंगे तो ही हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बनेगा। ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फर्मेंटर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे यूज़ होते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जो चीज़ें बनती हैं उनको आपने मार्केट में बेचना होता है। अब मार्केट में बेचना है तो आपने प्रॉफिट अपना सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करना है ताकि आपको फ़ायदा भी तो हो। प्रॉफिट तभी इंक्रीज़ होगा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह बन रहे, टेम्परेचर आप अच्छा रखेंगे, ऑप्टिमम रखेंगे, पीएच अच्छा रखेंगे, तो आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी में बनेगा तो आप उसको ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट कमा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जी ऑक्सीजन सप्लाई। बल्कि उससे पहले मैं बता दूं पीएच वगैरह कैसे कंट्रोल होता है। पीएच कंट्रोल होता है जी आपका अगर पीएच है फॉर एग्जांपल 9 है, आपको लग रहा है 9 ज़्यादा है, मैंने इसको कम करना है, तो आप क्या करोगे? आप एसिडिक चीज़ डालना शुरू कर दोगे। एसिडिक चीज़ आपने फर्मेंटर के अंदर डाल दी तो वो ऑब्वियसली 9 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका 3 है, आप कहते हो कि ये बहुत ही एसिडिक है, तो आप कोई बेसिक चीज़ डालना शुरू कर दोगे, अल्कलाइन चीज़ डालना शुरू कर दोगे तो वो दोबारा न्यूट्रल तक आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई में हम देख लेते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन मस्ट बी पम्प्ड इन टू इंश्योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और फॉर एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑक्सीजन इज़ एक्सक्लूडेड। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अगर आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने उसके अंदर रखे हुए हैं फर्मेंटर के अंदर, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो आप ऑब्वियसली ऑक्सीजन उनको सप्लाई करोगे, ऑक्सीजन दोगे। और अगर आपने एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स रखे हुए हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो आप ऑब्वियसली ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करोगे। सिंपल, ठीक है। ये एयर इनलेट से सप्लाई होता है, ठीक है। एयर इनलेट से हम उसको सप्लाई करते हैं अंदर ताकि ऑक्सीजन मिल सके, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलना तो हम ऑब्वियसली एयर इनलेट से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करेंगे। सिंपल बात होगी, ठीक है।
फिर आ जाती है न्यूट्रिएंट सप्लाई। न्यूट्रिएंट सप्लाई भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसको कल्चर मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। कल्चर मीडियम भी इसको कहते हैं, हमारी बायो की बुक में यही लिखा हुआ है। A steady supply of glucose, amino acids and other nutrients is added to support microbial growth and product synthesis. Microbial growth का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड प्रोडक्ट सिंथेसिस मतलब आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि स्टेडी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इज एडेड टू सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड प्रोडक्ट सिंथेसिस। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है और आपने उससे कोई प्रोडक्ट लेने, तो आप उसको खाना तो दोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो उसकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो और वो खुद खाना आपका कंज्यूम करके जो आप उसको दे रहे हो वो भी आपको इन रिटर्न प्रोडक्ट बना के दे, ठीक है। चाहे वो इंसुलिन है, एंटीबायोटिक है, एंजाइम है, जो भी आपने प्रोडक्ट उससे बनवाना है, ठीक है। फिर आ जाता है वेस्ट रिमूवल। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमने फर्मेंटर से निकालना भी है, क्योंकि वरना तो काम ख़राब हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे एसिड्स हो गए वो ग्रोथ को ख़राब कर देंगे, ठीक है, तो उनको रिमूव करना ज़रूरी है फर्मेंटर से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने कंट्रोल करनी होती है फर्मेंटर में। ये पूरा सेक्शन फर्मेंटर के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एंजाइम्स इन बायोटेक्नोलॉजी पे। उससे पहले हमको रिकैप कर लेते हैं बल्कि कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा कि यीस्ट को क्यों यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, क्या यूज़ है उसका। उसके दो यूजेस थे, एक ब्रेड प्रोडक्शन, एक एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। दोनों की यही इक्वेशन हमने लिखी हुई है। फिर हमने पढ़ा कि जी बैक्टीरिया क्यों यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बैक्टीरिया का क्या फ़ायदा यूज़ करने का, कोई हम ज़्यादातर इंसान या एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स क्यों नहीं यूज़ करते। सबसे पहली चीज़ कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एज़ फास्ट एज़ एवरी 20 मिनट्स अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। दूसरी चीज़ कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद वो उनके कोई एथिकल कंसर्न्स नहीं होते, ठीक है। सोसाइटी आपको कुछ नहीं कहेगी अगर आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होगे। फिर आ जाता है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स, उनके अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मिड्स का हमें क्या फ़ायदा है कि प्लाज्मिड्स ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉरेन जीन्स को और रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने फर्मेंटर्स के बारे में पूरा सेक्शन पढ़ा है, जिसमें हमने फर्मेंटर्स की डेफिनेशन पढ़ी, पर्पस पढ़ा और उसके बाद कंडीशंस टू कंट्रोल पढ़ी। अब हम आ जाते हैं एंजाइम्स इन बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। अब बायोटेक्नोलॉजी में अगर एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एंजाइम्स की मदद से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं, किसी चीज़ को इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स, जो आपके वॉशिंग मशीन्स वगैरह में आप वॉशिंग पाउडर डालते हैं, उनके अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रोटीएज और लाइपेज। अगर आपने एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि प्रोटीएज और लाइपेज क्या होता है, एंजाइम्स वाला चैप्टर भी और चैप्टर 8 भी ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसमें काफ़ी डिटेल में। प्रोटीएज जो होते हैं वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और लाइपेज जो होते हैं वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के अंदर प्रोटीएज भी होंगे, लाइपेज भी होंगे। प्रोटीएज क्या करते हैं, वो प्रोटीन के स्टेन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है, अंडे के अंदर प्रोटीन होता है। आपकी शर्ट पे अगर खून लगा हुआ है या कोई अंडे का दाग लग गए तो उसको वो ब्रेक डाउन करेगा और साफ़ करेगा, प्रोटीएज एंजाइम। और अगर आपका कोई फ़ैट स्टेन लगा हुआ है, जैसे ग्रीस लग गई है या खाने का आपका ऑयल लग गए, तो उसको लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है कि हम एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। वॉशिंग पाउडर्स की हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी, उनके अंदर ये एंजाइम्स डाल के ज़्यादा उनको इफेक्टिव कर दिया, ठीक है। अब लिखा हुआ है दीज एंजाइम्स वर्क एट लो टेम्परेचर्स सेविंग एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग फैब्रिक्स। ये भी इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि इनको कोई ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो एक तो पानी गर्म करने में एनर्जी लगती है, ठीक है, दूसरा कि फैब्रिक ख़राब हो जाता है। तो इनका एक लो टेम्परेचर होता है जिस पे एनर्जी भी नहीं लगती और फैब्रिक्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने प्रोटीएज लाइपेज इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स को इम्प्रूव किया है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है पेक्टिनेज इन फ्रूट जूस प्रोडक्शन। जो आपका फ्रूट जूस होता है उसके अंदर जो फ्रूट होता है उसके ऊपर पेक्टिन जो होती है सेल वॉल्स को, उसको वो ब्रेक डाउन करता है, पेक्टिनेज। अब जैसे एंजाइम्स के नाम काफ़ी ऑब्वियस होते हैं, जैसे पेक्टिन है तो उसको पेक्टिनेज ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स को लाइपेज करेंगे, प्रोटीन्स को प्रोटीएज करेंगे, ठीक है। अच्छा, दोबारा इस पे आ जाते हैं। पेक्टिनेज इन फ्रूट जूस प्रोडक्शन में लिखा हुआ है हमने ब्रेक्स डाउन पेक्टिन इन सेल वॉल्स रिलीजिंग मोर
रिलीजिंग मोर जूस फ्रॉम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एंड मेक्स जूस क्लियरर एंड लेस क्लाउडी। ठीक है, पेक्टिनेज एंजाइम आपने डाला जी जूस के अंदर, जो आपका फ्रूट है, क्या हुआ कि जो पेक्टिन होती है सेल वॉल्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दिया। उससे क्या हुआ कि जब वो ब्रेक डाउन हो गई सेल वॉल के अंदर वाली पेक्टिन, तो फ्रूट के अंदर से ज़्यादा जूस निकला, और जब ज़्यादा जूस निकलेगा तो क्या होगा, एक तो जूस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपको मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, दूसरा कि आपका जूस क्लियरर भी हो जाता है इस एंजाइम से, और लेस क्लाउडी, मतलब बेसिकली क्लियरर और लेस क्लाउडी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जांपल्स पढ़ ली एंजाइम्स की, एक हमने यूज़ किया लाइपेज एंड प्रोटीज बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में, दूसरा हमने यूज़ किया पेक्टिनेज फ्रूट जूस प्रोडक्शन में। ठीक है, तीसरा है लैक्टेज फॉर लैक्टोज फ्री मिल्क। अब लैक्टोज फ्री मिल्क क्या होता है जी? ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दूध के अंदर होता है लैक्टोज, जो लैक्टेज एंजाइम होता है ना वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो वाला दूध पी सकते हैं जिसके अंदर लैक्टेज एंजाइम से लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया गया हो, क्योंकि उसके अंदर अब लैक्टोज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लैक्टेज की मदद से ये काम करते हैं। लैक्टेज ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड प्रोवाइड्स मिल्क सूटेबल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट इंडिविजुअल्स। दोबारा इसको समझें, लैक्टोज जो है वो एक शुगर होती है जो दूध के अंदर होती है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं वो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर पाते क्योंकि वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं वो अब उस दूध को पी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर अब लैक्टोज नहीं है, उसके अंदर अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ठीक है, तो हम लैक्टेज एंजाइम की मदद से लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए भी दूध को अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स थी हमारी एंजाइम्स इन बायोटेक्नोलॉजी की। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे। पहला पार्ट हमने इस चैप्टर का कर लिया है जी, बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे आते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन? इसका मतलब होता है आल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय रिमूविंग अ जीन, चेंजिंग अ जीन, इंसर्टिंग अ न्यू जीन इनटू इट्स डीएनए। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? एक तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन नाम से ही काफ़ी वाज़ेह है कि जीन्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का डीएनए चेंज कर देना ताकि हम उस चीज़ को नई ट्रेट्स दे सकें। ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम ये करते हैं कि हम किसी भी चीज़ का डीएनए चेंज करते हैं और उसको नई कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं जो हम चाहते हैं कि उस चीज़ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक हो। अब वो चीज़ क्या हो सकती है? प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, उसकी हमने डेफिनेशन भी यहाँ पढ़ ली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन कैसे बनती है बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसेस को यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या है? द ह्यूमन इंसुलिन जीन इज़ आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड। द जीन इज़ इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए ligase. The modified plasmid is introduced into a bacterial cell. The bacteria are grown in large fermenters, producing insulin as they reproduce, and insulin is extracted and purified for medical use. इसका मतलब है, सबसे पहले पार्ट पे आ जाते हैं। ह्यूमन इंसुलिन जीन इज़ आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड। क्या होगा कि आप ह्यूमन की बॉडी के अंदर से इंसुलिन बनाने वाली जीन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि जी ये जीन है जो इंसुलिन बनाती है। उसको आप ह्यूमन सेल से निकालेंगे और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, फिर आप बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकालेंगे। प्लाज्मिड हमने पढ़ा हुआ था, वो जो सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, प्लाज्मिड का आप एक पार्ट काटेंगे जी। ठीक है, जैसे ये है, ये वाला पार्ट हमने काट दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम ये काम करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? उसको भी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। फिर जो लाइगेज है वो बेसिकली क्या करती है? वो इन दोनों को ज्वाइन कर देती है। जो आपने
इंसुलिन जीन ह्यूमन से निकाली होती है और जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया से निकाला होता है ना, उनको वो ज्वाइन कर देती है। तो क्या होता है कि जो आपका प्लाज्मिड है उसके अंदर अब यहाँ पे ये जो जीन है ना, ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हो जाती है, ठीक है। बाकी जो ये सारा पार्ट है ये इसका बैक्टीरिया वाला ही है। फिर क्या होगा कि आपका ये जो नया प्लाज्मिड है ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, वैसे ऐसे होते हैं। इस मॉडिफाइड प्लाज्मिड को आप एक बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देंगे। फिर क्या होगा कि जब बैक्टीरिया को आप फर्मेंटर में डालेंगे और उसको अच्छी कंडीशंस देंगे, अच्छा टेम्परेचर देंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, ऑक्सीजन कंट्रोल करेंगे, पीएच कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा। बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करेगा तो बैक्टीरिया के तो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये वैसे बड़ी सिंपल बात है कि जब एक में आपने ये वाली जीन डाल दिया ना, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें भी यही जीन होगी, ठीक है। ये मैं कोई अजीब सी डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन ये आइडिया के लिए। तो जब वो वाला मॉडिफाइड प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के अंदर डाला तो वो रिप्रोड्यूस करके हज़ारों बैक्टीरिया के अंदर डालेगा, और वो 1000 बैक्टीरिया दोबारा रिप्रोड्यूस करके कुछ 10,000 लाख बैक्टीरिया में डालेंगे। तो क्या होगा कि सब बैक्टीरिया के अंदर अब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन आ गई है। तो अब वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे फर्मेंटर्स के अंदर, और आपका क्या काम है, आपने करना है जी, एक तो फर्मेंटर की कंडीशन कंट्रोल करनी है जो ऊपर पड़े, दूसरा आपने इंसुलिन उसमें से निकाले जाना है, ठीक है, और उसके दवाइयों में यूज़ करते जाना है, ठीक है। ये प्रोसेस था इंसुलिन प्रोडक्शन का यूजिंग बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशंस इन क्रॉप प्लांट्स, कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम क्रॉप प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि हम जी जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस्तेमाल करके इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि क्रॉप प्लांट्स में भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। क्रॉप्स कैन विदस्टैंड हर्बिसाइड एप्लीकेशन अलाउइंग फार्मर्स टू किल वीड्स विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स। मैं ऐसी क्रॉप्स बनाने लग जाऊँगा जिनके अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रेट होगी, ठीक है, जीन होगी उनके अंदर। हर्बिसाइड क्या होता है, जो आपकी एक खेत है ना, उसके अंदर आपके प्लांट्स हैं, तो उसके अंदर वीड्स भी होंगी। वीड्स वो पौधे होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो आपकी मेन क्रॉप को डैमेज करते हैं, ठीक है। डैमेज कैसे करते हैं कि वो भी उसी सॉइल में होते हैं, तो वो भी सॉइल में पानी के लिए कम्पीट करते हैं, खाने के लिए कम्पीट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं। तो क्या होगा कि जो आपकी मेन क्रॉप है, जो आपने ग्रो करके बेचनी है या खानी है, उसके पास कंपटीशन आ जाएगा। तो उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए हर्बिसाइड लगाते हैं, हर्बिसाइड स्प्रे होता है। लेकिन हर्बिसाइड से कभी कभी आपका क्रॉप प्लांट भी डैमेज हो जाते हैं। तो अगर मैं ऐसे प्लांट्स बनाऊँ जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हों, जिनके अंदर वो जीन हो कि उनको हर्बिसाइड से कुछ ना हो, तो क्या होगा कि मैं आराम से हर्बिसाइड लगाऊंगा अपनी फील्ड पे, खेत पे लगाऊंगा, और मुझे अपने प्लांट्स की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ वीड्स ही डैमेज हो पाएंगी, ठीक है। ऐसी ही चीज़ आ जाती है इंसेक्ट रेजिस्टेंस पे। क्रॉप्स आर इंजीनियर टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट किल पेस्ट्स बट आर सेफ फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब इंसेक्टिसाइड भी होता है। अगर मैं इंसेक्टिसाइड ना लगाना चाहूँ तो मैं जी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर मैं लूँ कि उसके अंदर एक जीन है कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करे जो कीड़े मकोड़े मार देते, लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स को उससे कुछ नहीं होता, तो मेरा एक तो इंसेक्टिसाइड का ख़र्चा भी बच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो ऐसे टॉक्सिन जैसे पॉइजन प्रोड्यूस करेगा कि कीड़े उसके पास आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो उस प्लांट से मर जाएंगे कीड़े, ठीक है। फिर क्या होगा कि कीड़ों से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो बिल्कुल वो हेल्दी ग्रोथ होगी उसकी, और ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए वो सेफ़ होगा, ठीक है। फिर आ जाता है विटामिन एनरिचमेंट, कि मैं ऐसे प्लांट्स भी बना सकता हूँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जिनका न्यूट्रिशनल कंटेंट मैं बूस्ट कर दूँ। जैसे होता है जी गोल्डन राइस होते हैं। गोल्डन राइस में क्या किया है साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, कि उन्होंने उसके अंदर विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है, विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है, ताकि विटामिन ए डिफिशिएंसी से वो लड़ सकें, ठीक है। गोल्डन राइस के अंदर उन्होंने जीन डाली है इस तरह कि जी अब उसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है, तो विटामिन ए डिफिशिएंसी से कॉम्बैट किया जा सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। 3 एडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेजेस। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की पहला एडवांटेज है कि एक तो क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी, मोर फूड इज़ प्रोड्यूस ऑन लेस लैंड, क्योंकि अगर मैं इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस बनाऊंगा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाऊंगा, क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ करने के लिए उसमें जीन डालूंगा, तो उससे ज़्यादा ये फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम दवाइयाँ बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम जी इंसुलिन बना सकते हैं। बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक इंसुलिन, ठीक है। और फिर तीसरा है कि रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज़, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लोअर द नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड,
वही बात जो हमने इधर की है, ठीक है। क्रॉप्स इंजीनियर टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, अगर हम क्रॉप ही हमारी पेस्टिसाइड के कह सकते हैं पेस्टिसाइड की मोहताज नहीं होगी और ख़ुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट होगी, तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ फ़ायदे हैं। इसके और भी फ़ायदे जो आपके जहन में आते हैं आप उसको सोच सकते हैं, और बहुत फ़ायदे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, सिर्फ यही 3 नहीं है, और भी बहुत हैं। अब रिस्क भी आ जाते हैं इसके। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी, हार्म टू इकोसिस्टम, मॉडिफाइड जीन्स में ट्रांसफ़र टू वाइल्ड प्लांट्स क्रिएटिंग सुपर वीड्स। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि जी मैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना दूंगा जिसको हर्बिसाइड से कुछ ना हो, सिर्फ वीड को कुछ हो। अब अगर वही प्लांट किसी वाइल्ड, अच्छा अब वो प्लांट तो मेरी खेत में है ना, कोई वाइल्ड प्लांट है बाहर कोई और जंगलात में, अब जो मेरी खेत में हर्बिसाइड प्लांट था उसकी अगर पॉलिनेशन हो गई है किसी वाइल्ड प्लांट से, बी के ज़रिए या जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उसके ज़रिए अगर हो गई है पॉलिनेशन, तो जो वाइल्ड प्लांट होगा उसमें भी अब ये जीन आ जाएगी और पता नहीं किस किस्म का फिर वो केओस मचेगा कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स जो हैं वाइल्ड में भी आना शुरू हो जाएंगे, जंगलात में भी आना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपके इकोसिस्टम का बैलेंस ख़राब होगा, ठीक है, क्योंकि उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे फिर। दूसरी चीज़ है इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट स्पीसीज़, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में भी हार्म बाय पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है। बड़ी सिंपल बात है कि जिन इंसेक्ट से फ़ायदा भी होता है उनसे भी हो सकता है कि जी उनको नुकसान पहुंच जाए पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की वजह से, ठीक है। तीसरी बात है एथिकल कंसर्न, सम पीपल बिलीव अल्टरिंग जीन्स डिस्टर्ब नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है, कि अगर आप किसी चीज़ की जीन को अल्टर कर रहे हैं, डीएनए को अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इस पर काफ़ी तनकीद हो सकती है, क्रिटिसिज्म मिल सकता है कि ये नेचर के ख़िलाफ़ बात है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, काफ़ी सिंपल चैप्टर था, मज़ेदार चैप्टर है, तो इसको बुक से भी पढ़ें, पास पेपर्स करें इसके।